हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अवशिष्ट एंट्रोपी की कथन व उसकी अवधारणा तथा एंट्रोपी के निरपेक्ष मानों की गणना किस प्रकार की जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अवशिष्ट एंट्रोपी का उद्भव कहाँ से हुआ, इसकी क्या संकल्पना थी, उस पर डिस्कस करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम एंट्रोपी से संबंधित है, यह एंट्रोपी की अवधारणा पर आधारित है। अतः ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम उन पदार्थों के लिए लागू होता है जिनका परम शून्य ताप पर पूर्णतः व्यवस्थित विन्यास होता है। क्योंकि ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य होता है, क्योंकि एक शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु क्रिस्टल के जालक में व्यवस्थित रहते हैं तथा इसमें सभी परमाणु समान होते हैं, वह व्यवस्थाएं भी समान होती हैं। अतः किसी क्रिस्टल के n परमाणुओं को n प्रकार के विभिन्न जालकों में फैक्टोरियल n प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अतः एक दूसरे में विभेदन नहीं किया जा सकता एवं उसके संरूपों की संख्या होगी W बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n बराबर 1 तथा एंट्रोपी का मान S बराबर KLN W, जहाँ पे W ऊष्मागतिकी प्रायिकता या संरूपों की संख्या है। चूँकि शुद्ध क्रिस्टल में W का मान 1 है, अतः यहाँ से S बराबर KLN W बराबर KLN1। चूँकि LN1 का मान 0 होता है, अतः S बराबर 0 प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि शुद्ध एवं क्रिस्टलीय पदार्थों की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य होता है, जो कि ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को शो करता है। यदि अब हम शुद्ध क्रिस्टल में अलग अलग प्रकार के परमाणु लें, जैसे A परमाणु तब B परमाणु ले लिए, इनको क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित करना है, तो संरूपों की संख्या हो जाएगी W बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल Na इंटू फैक्टोरियल Nb, जहाँ n तो क्रिस्टल जालकों की संख्या है, Na A परमाणु की संख्या है तथा Nb B परमाणु की संख्या है तथा n बराबर Na प्लस Nb है। अतः अब इस मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी होगी S बराबर KLN W बराबर KLN फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल Na इंटू फैक्टोरियल Nb। इस एंट्रोपी को ही अवशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं। अतः अवशिष्ट एंट्रोपी कह सकते हैं कि मिश्रित क्रिस्टल की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी की मान शून्य नहीं होता है, उसका कुछ मान होता है, वह एंट्रोपी उसकी अवशिष्ट एंट्रोपी कहलाती है। यदि n का मान बहुत अधिक हो तो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन से ln फैक्टोरियल n बराबर n ln माइनस n होता है। अतः इसका यूज करने पर तो S अवशिष्ट एंट्रोपी बराबर K ln फैक्टोरियल n को n ln माइनस n, ln फैक्टोरियल na को Na ln a माइनस na और ln फैक्टोरियल nb को nb ln b माइनस nb लिखने पर तथा इसको सोल्व करने पर S रिड्यूजल बराबर माइनस K Na ln Na प्लस nb ln nb माइनस n ln n प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते कि क्रिस्टल में कुल परमाणुओं की संख्या n बराबर A परमाणु की संख्या प्लस B परमाणु की संख्या अर्थात n बराबर Na प्लस nb है, अतः S रिजिडुअल बराबर माइनस K Na ln Na प्लस nb ln nb माइनस Na प्लस nb इंटू ln, जिसे सोल्व करने पर अवशिष्ट एंट्रोपी बराबर माइनस K Na ln Na माइनस ln n प्लस nb ln nb माइनस ln n प्राप्त होता है। अब लघुगुणक के नियम से माइनस K बराबर Na ln Na बटे n प्लस nb ln nb बटा n प्राप्त होता है। अब n से भाग तक डिवाइड करने पर रेजिडुअल एंट्रोपी बराबर माइनस n के Na बटे n ln Na बटे n प्लस nb बटा n ln nb बटा n प्राप्त होता है।
यदि ए की मोल भिन्न अक्स है तब बी की मोल भिन्न अक्स भी हो, तो यहाँ से एन ए बट्टा एन बराबर अक्स है, एन बी बट्टा एन बराबर अक्स भी होगा। अतः अवशिष्ट एंट्रोपी बराबर माइनस एन के अक्स ए एल एन अक्स ए प्लस अक्स बी एल एन अक्स बी। चूँकि अक्स ए एन ए अपॉन एन है, अतः यह एक भिन्न संख्या है एवं किसी भिन्न के लघुगुणक का मान ऋणात्मक होता है, अतः इस संख्या का मान भी ऋणात्मक होगा और इसका मान भी ऋणात्मक होगा। अतः यहाँ से हमें ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। चूँकि बाहर भी ऋणात्मक चिन्ह है, अतः यहाँ से हमें पॉजिटिव चिन्ह प्राप्त होगा। अतः एंट्रोपी का मान धनात्मक होगा। अतः किसी मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान सदैव धनात्मक होता है और इस एंट्रोपी को ही अवशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अवशिष्ट एंट्रोपी के उदाहरण क्या क्या हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल, नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिस्टल, क्रिस्टलीय बर्फ, डाई हाइड्रोजन आदि अवशिष्ट एंट्रोपी के उदाहरण हैं। क्योंकि ये रासायनिक दृष्टिकोण से तो प्योर हैं, लेकिन परम शून्य ताप पर इनकी एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होता है, क्योंकि परम शून्य ताप पर इनका व्यवस्थित विन्यास नहीं होता है। जैसे CO है, CO में सही विन्यास तो ये होना चाहिए कि इसमें सभी कार्बन एक ही दिशा में होने चाहिए और ऑक्सीजन दूसरी दिशा में होने चाहिए। लेकिन अगर हम वास्तव में क्रिस्टल को देखें तो इसमें अणु के दोनों सिरे अनियमित विन्यासित होते हैं, तब क्रिस्टल इस प्रकार होता है जैसे यह दो अलग अलग प्रकार के अणु CO व OC के मिश्रण से बना हुआ है, अर्थात इसमें व्यवस्थित विन्यास नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि CO क्रिस्टल की एंट्रोपी अवशिष्ट एंट्रोपी होती है। इसी प्रकार NO क्रिस्टल में भी अणुओं के व्यवस्था में दोनों सिरे अनियमित विन्यासित होते हैं तथा इसमें भी NO व OA, NO व ON के मिश्रण का योग होता है। अतः इसमें दो प्रकार के विन्यास NO व ON होते हैं। अतः यह NO क्रिस्टल की भी एंट्रोपी अवशिष्ट एंट्रोपी होती है। इसी प्रकार बर्फ में भी परम शून्य ताप पर एंट्रोपी के मान धनात्मक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलों में अणुओं की थोड़ी सी अनियमितता या अव्यवस्था के कारण ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम का पालन नहीं होता, जिससे अवशिष्ट एंट्रोपी का उद्भव होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंट्रोपी के निरपेक्ष मानों की गणना किस प्रकार की जाती है, वो भी ऊष्माधारिता डाटा से। तो हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के एक निश्चित ताप पर एंट्रोपी के निरपेक्ष मान की गणना करने में विभिन्न अवस्था रूपांतरों जैसे पिघलना, वाष्पन, संक्रमण आदि के भी एंट्रोपी परिवर्तन को शामिल किया जाता है। माना कि एक ठोस है, उसको उसके क्वथनांक के उस ताप T तक गर्म किया जाता है, तो इस ताप पर एंट्रोपी होगी ST बराबर CP/T dt 0 से T1 प्लस डेल्टा ST अपॉन T1 प्लस T1 से Tm CP/T dt का समाकलन प्लस डेल्टा HF अपॉन Tm CP/T लिक्विड dt का Tm से Tb तक समाकलन प्लस डेल्टा HV अपॉन Tb प्लस CP गैस अपॉन T dt का Tb से T तक समाकलन। इसमें क्या है, सबसे पहले संक्रमण होगा जिससे एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में चेंज होता है। अतः यहाँ से पहले T1 तक इसका संक्रमण किया जाएगा जिसमें डेल्टा ST ऊष्मा अवशोषित होगी, फिर T1 से Tm जो कि Tm में चेंज हो जाएगा। अतः 0 से T1 CPT सॉलिड dt प्लस डेल्टा ST अपॉन T1 प्लस CpS2 अपॉन T dt T1 से Tm, और फिर इसका गलन किया जाएगा जहाँ पे Tm इसके गलनांक को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए अवशोषित ऊष्मा डेल्टा HF है। अतः फिर इससे वो बाद में लिक्विड में चेंज हो जाएगा।
अगर उसको उसके गलनांक ताप पर गर्म किया जाएगा तो Cp लिक्विड का Tm से Tb तक समाकलन किया जाएगा। फिर गैस में चेंज होने के लिए इसके लिए अवशोषित ऊष्मा डेल्टा HV है, अतः डेल्टा HV अपॉन Tb, जहाँ पे Tb क्वथनांक को रिप्रेजेंट करता है और इसका फिर Cp अपॉन T dt गैस का Tb से T1 तक समाकलन किया जाएगा। अतः पहले सॉलिड का सॉलिड में संक्रमण होगा, फिर सॉलिड का लिक्विड में चेंज होगा जो कि गलन कहलाएगा, फिर लिक्विड का वेपर में चेंज होगा जो कि वाष्पन कहलाएगा। अतः इनके लिए अवशोषित ऊष्मा, पहले तो इनके लिए Cp फिर इनके लिए अवशोषित ऊष्मा, इन दोनों का योग करके हम एंट्रोपी ज्ञात करते हैं। यहाँ डेल्टा HT, डेल्टा HF और डेल्टा HV क्रमशः संक्रमण, गलनता, वाष्पन में अवशोषित ऊष्मा है एवं TF, TM तथा TB क्रमशः संक्रमण ताप, गलनांक एवं क्वथनांक है। चूंकि निरपेक्ष एंट्रोपी का अर्थात मान ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अवस्था में Cp का सही मान ज्ञात हो, परंतु स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp का सही मान शून्य परम ताप या इसके समीप वाले ताप पर ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम शून्य परम ताप T पर Cp का सही मान ज्ञात करने के लिए पहले Cp के मान कुछ उच्च तापों जो कि 10 केल्विन टू 15 केल्विन हैं उन पर ज्ञात करते हैं। अतः जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि Cp व T के मान के मध्य ग्राफ खींचते हैं, फिर Cp ln T तथा Cp बाई T तथा T में आलेख खींचकर ब्रीवेशन विधि का उपयोग करेंगे और डी बाई टी घन नियम का टी क्यूब घन नियम का उपयोग करते हुए Cp का सही मान ज्ञात करते हैं। चूँकि हमने डी बाई टी घन नियम पढ़ा था जिसमें है कि Cv बराबर AT क्यूब होता है, अर्थात किसी ठोस पदार्थ की स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता उसके परम ताप के घन के समानुपाती होती है। अतः यहाँ जहाँ A एक स्थिरांक है जो कि उस पदार्थ के लक्षणों पर निर्भर करता है। चूँकि परम शून्य ताप के समीप Cp तथा Cv के मान लगभग समान होते हैं, अतः ब्रीवेशन विधि में Cp के स्थान पर Cv का यूज किया जाता है। इस प्रकार हम एंट्रोपी के निरपेक्ष मानों की गणना कर सकते हैं ब्रीवेशन विधि द्वारा डी बाई टी घन नियम का उपयोग करके, जिसमें Cp ln T या Cp बाई T तथा T में ग्राफ खींचा जाता है। यदि एंट्रोपी के इन मानों की गणना 298 केल्विन ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पे की जाती है तो निरपेक्ष एंट्रोपी के ये मान मानक एंट्रोपी कहलाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 मोल बर्फ को जल में रूपांतरित करने में होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए यदि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 334.7 जूल पर ग्राम है। चूँकि डेल्टा SF बराबर डेल्टा HF अपॉन TF होता है, जहाँ डेल्टा HF गलन की गुप्त ऊष्मा है, चूँकि डेल्टा HF बराबर जूल पर ग्राम में दी हुई है, इसे जूल पर मोल में चेंज करने के लिए बर्फ के मोलिकुलर वेट 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें डेल्टा HF प्राप्त होगी एवं TF केल्विन में प्राप्त होंगे, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो TF बराबर 273 केल्विन प्राप्त होता है। तो यहाँ से डेल्टा SF प्राप्त होगी जो कि 1 मोल बर्फ को जल में रूपांतरित करने में हुई एंट्रोपी परिवर्तन है। चूँकि हमें 2 मोल बर्फ के रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जूल पर डिग्री में हम एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ कि 1 मोल एथेनॉल को इसके क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत किया जाता है। यदि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 866 जूल पर ग्राम हो तो इस रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित करने के डेल्टा SV बराबर डेल्टा HV अपॉन TB, जहाँ पे TB क्वथनांक को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा HV जूल पर ग्राम में दिया हुआ है तो इसको जूल पर मोल में चेंज करने पर एथेनॉल के मोलिकुलर वेट 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हमें डेल्टा HV जूल पर मोल में प्राप्त होगा। चूँकि 78 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ से TF केल्विन में प्राप्त करने के लिए 233 में ऐड करेंगे, यहाँ से 351 केल्विन प्राप्त होगा।
एवं डेल्टा एस वी बराबर डेल्टा एच एफ अपॉन टीबी, टीएफ का मान, टीबी का मान रखने पर डेल्टा एच एफ अपॉन टीबी का मान रखने पर यहाँ से हमें डेल्टा एस वी प्राप्त होगा। इस प्रकार हम वाष्पन, संक्रमण में एंट्रोपी परिवर्तन, गलन में एंट्रोपी परिवर्तन तथा वाष्पन में एंट्रोपी में अवशोषित ऊष्मा दी गई हो तो एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं।